जनता है उसमें तो है ही, पहले से गांव वगैरह में सब में मनुस्मृति चली रही है। पंडित जी को पालागन करते ही करते हैं अभी भी। और हमारे गांव के थे, एक भगवान सिंह मिलिट्री से लौटे तो उन्होंने पंडित जी को नमस्ते कर दिया, पंडित जी नमस्ते। तो पंडित जी ने कहा, बेटा हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, पालागन नहीं किया ना, चरण स्पर्श नहीं किया, हाथ जोड़ के नमस्ते कर दिया। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था, तुम्हारे बाप दादे सब हमको बड़ा इज्जत देते थे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इमरजेंसी के अनुभव से लेखकों ने ये पहचाना कि देश में लोकतंत्र को, जनवाद को खतरा है। खतरा सिर्फ पार्टी की तरफ से, पार्टी तो उसका माध्यम बनती हैं। आज कांग्रेस भी हो सकता है यही कर रही होती जो बीजेपी कर रही है। उस समय अगर याद हो, हमें तो याद है, इमरजेंसी हटने के बाद भी, उस अनुभव के बाद भी बिहार प्रेस बिल जैसे बिल आए थे जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने का बिल्कुल इंतजाम था। रतनलाल जी और सभी साथियों, वैसे तो भाग्यवाद में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन ये मेरा भाग्य और दुर्भाग्य है कि मैं अंतिम वक्ता के रूप में ही ज़्यादा प्रस्तुत हुआ हूँ। जनवादी लेखक संघ का केंद्रीय सचिव रहा, फिर महासचिव रहा, उसके बाद उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष। इस पूरी प्रोसेस में बोलने का मौका अंतिम ही होता है। यही नहीं, जम्मू यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया, साहित्यकारों ने नहीं बुलाया, मैं तो इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ के इंग्लिश डिपार्टमेंट ने भी नहीं बुलाया। मुझे बुलाया, इकोनॉमिक्स का एक सम्मेलन था, पॉलिटिकल इकोनॉमी पर वो सम्मेलन था 2 दिन का, और वैलेडिक्टरी एड्रेस यानी अंतिम, वो मेरे ज़िम्मे था। तो मैंने कहा, मेरी समझ में ये नहीं आया है कि मुझे क्या करना है आखिर में। या अलग अलग कमरों में अलग अलग टॉपिक्स पर बहस हो रही थी, तो मैं समझ भी नहीं कर सकता था कि कहाँ क्या हुआ, क्या बोला गया। तो ये मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं आखिरी वक्तव्य क्या दूँ, मुझे करना क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया था। पहले इनॉग्रल एड्रेस, अभी पिछले महीने मुझे नांदेड़ यूनिवर्सिटी में इंडियन एस्थेटिक्स पर 2 दिन का सेमिनार था, उसमें मैं और बजरंग जी दिल्ली से बुलाए गए थे। बजरंग जी का भाषण मेरे बाद दूसरे नंबर पर था और मुझे इनॉग्रल एड्रेस देना मेरा था, तो उसकी तैयारी करके गया। मुझे मालूम था कि क्या बोलना है और ठीक ठाक बोल गया। बजरंग जी तो माहिर हैं, तो पूरा अपना तैयारी करके नोट्स के साथ बहुत अच्छा बोले। मैं भी अच्छा बोला, लोगों ने कहा ऐसा, मुझे पता नहीं। आज के लिए मैं थोड़ा बहुत ही परेशान था कि मुझे क्या बोलना है। मुझे ब्रीफ भी नहीं कहीं से मिला। संगठन के भीतर भी हम लोग कई बार आपस में बात कर लेते हैं, हमने जनवाद रखा हुआ है, आंतरिक जनवाद, तो उसमें बातचीत कर लेते हैं, भाई किसने क्या ड्यूटी है किसकी। तो वो भी कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि मुझे क्या बोलना है। तो मैं अंदाज़ ये लगाता रहा कि मुझको सारा सुनना है। तो मैं कल से बिना कोई ब्रेक दिए वॉशरूम भी शुरू में ही हो आया। एक बार ज़रूर उठा बीच में, ऐसे मौके पर जो सुनने की कोई ज़रूरत उस समय नहीं थी, लेकिन सुना पूरा और ठीक से सुना। ऐसा नहीं कि मैं बीच में खर्राटे भरे हों, ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब नहीं, अब है नहीं तो इसलिए मैं सोच रहा था कि 2-4 मिनट का काम है ये, और लोग जाने की जल्दी में होंगे, किसी की बस छूट रही होगी, किसी को शाम की अपनी चाय पीनी होगी पत्नी के साथ जैसे मुझे। तो इस जल्दी में कुछ बोलना वाला नहीं है, धन्यवाद ज्ञापन कर देंगे। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बोले लोग, और शुरू से ही नहीं, सचमुच भी अच्छा बोले। लोगों ने चिंता जताई, जो वास्तविक चिंता है वो हर जगह दिखाई देती है, चाहे रचना में हो, बातचीत में हो, भाषणों में हो, कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। हालांकि मैं एग्री करता हूँ मित्र अपने कि बिना बदले भी हिंदू राष्ट्र हो गया है। अच्छा, जो आम जनता है उसमें तो है ही, पहले से गांव वगैरह में सब में मनुस्मृति चली रही है। पंडित जी को पालागन करते ही करते हैं अभी भी।
और हमारे गांव के थे, एक भगवान सिंह मिलिट्री से लौटे तो उन्होंने पंडित जी को नमस्ते कर दिया, पंडित जी नमस्ते। तो पंडित जी ने कहा, बेटा हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, पालागन नहीं किया ना, चरण स्पर्श नहीं किया, हाथ जोड़ के नमस्ते कर दिया। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था, तुम्हारे बाप दादे सब हमको बड़ा इज्जत देते थे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो समझ ही नहीं पाया बेचारा, मिलिट्री का सैल्यूट मारता रहा पूरे टाइम और पंडित जी को आकर के नमस्ते कर दिया। तो वो तो वर्तमान स्थिति में है ही, समाज में ये गंदगी फैली हुई है, जड़ हो गई है, एक भौतिक शक्ति बन गई है। विचारधारा जब भौतिक शक्ति बन जाती है तो उसका निवारण बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, होता है। मैंने अपनी किताब में एक चैप्टर इसमें दिया है, हालांकि वो पूरी किताब सौंदर्य शास्त्र पर है, लेकिन मुझे लगा कि देना चाहिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है तो हमें भी अपना विचार देना चाहिए कि कैसे क्या हो सकता है जाति निर्मूलन की समस्या। लोकतंत्र खतरे में है, ये बात अगर आत्म श्लाघा न माना जाए तो जनवादी लेखक संघ ने सबसे पहले से पहचाना था। मनाही इसी बेसिस पर था कि आज़ादी के दौर में तो मुख्य शत्रु, मुख्य एजेंडा अंग्रेज़ों के खिलाफ, मुख्य शत्रु के खिलाफ लड़ना था और एक लोकतंत्र का भारत बनाना था, ये सब पहचान रहे थे। आज़ादी के बाद क्या हुआ है इसकी पहचान में मतभेद थे, लेखकों में भी परेशानी थी। जिन लोगों ने तार सप्तक पढ़ा है आगे का संपादित, उसमें भारत भूषण अग्रवाल की एक कविता है, पथ कौन सा है, महाजन जिस ओर जाएं, यानी महाजनी सभ्यता रहे या क्रांतिकारी सभ्यता आएगी, क्रांति होगी, पथ कौन सा है, वो जो है राही पहचान नहीं है उसे। तो ये संघर्ष चला, इमरजेंसी के अनुभव से लेखकों ने ये पहचाना कि देश में लोकतंत्र को, जनवाद को खतरा है। खतरा सिर्फ पार्टी की तरफ से, पार्टी तो उसका माध्यम बनती हैं। आज कांग्रेस भी हो सकता है यही कर रही होती जो बीजेपी कर रही है। उस समय अगर याद हो, हमें तो याद है, इमरजेंसी हटने के बाद भी, उस अनुभव के बाद भी बिहार प्रेस बिल जैसे बिल आए थे जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने का बिल्कुल इंतज़ाम था। हॉस्पिटल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस बिल आया था जिसमें बाकायदा यूनिवर्सिटी टीचर्स और दूसरे सबके ऊपर अंकुश लगाने का, यानी हमें तो पॉलिटिकल आज़ादी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम चाहे एमपी के लिए खड़े हो सकते थे, पार्टी ज्वाइन कर सकते थे और यही हुए थे, खुल्लम खुल्ला पार्टियाँ ज्वाइन की हुई थी लोगों ने। ये डेमोक्रेटिक संविधान की व्यवस्था जो है वो बचाई हुई थी। लेकिन ये वो बिल अगर आ जाता, या बिहार प्रेस बिल आ जाता, या तमिलनाडु में भी एक प्रेस पर अंकुश लगाने का बिल उन्हीं दिनों आया था, तो वो क्लासेस जो हैं पीछे, जिनके पीछे पॉलिटिक्स होती है, पीछे जो वर्ग होते हैं, असली तामझाम उनके हाथ में होता है, ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में होती है। ब्यूरोक्रेसी ये बिल बनाती है और ये सारे एक्ट करती है और उन पर अंगूठा निशान लगवा लेती है। ऐसा नहीं कि वो उनका भी मंतव्य ना हो, ऐसा नहीं है। उन्हें तो बढ़िया है, कोई अपोजिशन नहीं होगा, कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, मज़े ही मज़े हैं, तो इसलिए वो अपना अंगूठा लगा देते हैं उस पर, बिल पर, और फिर पार्लियामेंट में आ जाता है और मेजोरिटी होती है तो पास भी करा लेते हैं। इस संविधान में यही तो व्यवस्था है कि मेजोरिटी की बात मानो, माइनॉरिटी अब बात मानेगी। तो अगर इस बहाने हिंदू राष्ट्र भी बना लें तो ये लागू कर सकते हैं ना ऐसे कि भाई जो इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसी की बात मानी जाएगी, उसी की संहिता चलेगी, उसी का सारा कुछ चलेगा। वो हो रहा है, बाकी लोग जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं और मनुष्य हैं तो सिर्फ वही है। तो अब ये हो गया है कि अगर व्यंग्य भी कोई कर दे बिना नाम लिए तो भी FIR। अगर आप कह दो कि भाई वो चाय वाले लड़के की बात करनी थी, चाय वाले लड़के की बात करनी थी, तो आप वो समझ जाते हैं कि किसकी बात कह रहे हैं। वो लड़का था एक, उसे वो तालाब में मगरमच्छ मिला था, वो अपने कंधे पे उठा करके और अपने माँ को ला करके उसने डोनेट कर दिया, माँ को गिफ्ट दे दिया, डोनेट का गिफ्ट। तो समझ जाएंगे किसके बारे में बात हो रही है और FIR होनी है और पुलिस आ जाएगी। अगर वहाँ की नहीं आएगी तो गुजरात की आ जाएगी, कहीं की पुलिस कहीं भेज देंगे। अब उसने, जिसने दाढ़ी में तिनका ढूंढ लिया,
उसने कहा मैं तो तमिलनाडु में हूँ, तो वहाँ से बेल का बेचारे ने प्रावधान कर लिया है। ये हालत हो गई है, लोकतंत्र खतरे में है, ये हमने पहचाना था और यही हमारा दूसरे संगठनों से विरोध भी था। दूसरे संगठन दूसरे संगठनों से हमारा जो अंतर था वो भी यही था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से युवा साथी हैं, बहुत सारे प्रौढ़ साथी भी हैं जो शायद ये नहीं जानते हैं कि जब ज़रूरत क्या है, जब पहले से संगठन और थे, प्रगतिशील लेखक संघ था नहीं था, वो दूसरा संगठन था, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन 1953 में डिसॉल्व हो गई थी। जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था वो दूसरा संगठन था, नेशनल फेडरेशन ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स नाम था उसका। कांग्रेस और सीपीआई के लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। अगर उन्हें ये पहचान होती कि जनवाद को खतरा है तो इमरजेंसी का समर्थन नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो लेखनी पर था। बाबा नागार्जुन को अंदर कर दिया था और राइटर्स भी अंदर थे दूसरे भाषाओं के, हत्याएं तक हो रही थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कांग्रेस जिम्मेदार थी, वो क्लासेस जब तक उनको इससे आराम है संविधान से और लोकतंत्र से रूल कर पाएंगे तो ये रहने देंगे। जिस दिन नहीं रूल कर पाएंगे, मुश्किल होगी रूल शासन चलाने में, उस दिन 1 मिनट नहीं लगाएंगे, ये जला देंगे संविधान को। ये है असलियत। और चीज़ें उधर ही बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? इसका एक बहुत ही कम्युनिस्ट चिंतक ने ये बात कही थी, हिटलर का जब उभार हुआ था, उसी तरह का उभार इस समय दुनिया में हो रहा है। ज़्यादातर देशों में दक्षिणपंथी सत्ता में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब दिमित्रोव ने दिया था। दिमित्रोव ने कहा था कि इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का सबसे घिनौना हथियार है फासिज्म। वही इंटरनेशनल कैपिटल यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, एशियन डेवलपमेंट फंड, बैंक, एडीबी, इस तरह की जितनी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो कर्जा देती हैं देशों को, अब देश कर्जा दूसरे देश को नहीं देते हैं। ट्रंप कह रहा है कि यूएस एड ख़त्म करनी है। ये बचा खुचा है तरीका। अब तो देश नहीं देते हैं दूसरे देश को। 91 से पहले कर्जा लेते थे देशों से, अमेरिका से ले लिए या इंग्लैंड से ले लिए, सोना दे करके ले लिया मनमोहन सिंह ने कर्जा 91 में। उसके बाद फिर ये नई व्यवस्था आ गई वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वाली, इससे कर्जा लो सीधे। तो उनका दबदबा है। अब सारे देश गुलामगिरी कर रहे हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, अकेला हमारा देश नहीं है। और वो स्थापित करा रहे हैं हर जगह, राइट विंग कुछ शय दे रहे हैं, पैसा भी आ रहा है उनका, दूसरी नालियों से आता है। आरएसएस का भवन बन गया है और रास्तों से आया, पैसा वहीं से आया। बीजेपी के हर ज़िले में शानदार महल बन गए हैं, पैसा वहीं से आया। तो वो हर जगह कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तो लोग शिक्षित ना हों, तो शिक्षा का बजट की कटौती हर जगह होगी। अमेरिका में भी हो रही है, विभाग ही खत्म कर दिया, मिनिस्ट्री खत्म कर दी शिक्षा की ट्रंप ने। हमारे यहाँ भी हाल यही है, हर साल बजट देखिए आप तो कम हो रहा है। शिक्षा का बजट कम हो रहा है, मिलिट्री के बढ़ाएंगे और जगह बढ़ा देंगे, शिक्षा का बजट कम कर देंगे। अपढ़ लोग रहें, कल्चर न हो, नए विचार ना आएँ। हमारे संविधान में तो ये भी लिखा है, कर्तव्य है हर नागरिक का, आर्टिकल 51(1)H, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म फैलाए समाज में। अगर यही इतना ही कर्तव्य मान लें सब लोग, तो काहे को सांप्रदायिक दंगे हों? क्यों मुसलमानों को गाली गलौज करें आप? क्यों हर उसमें जा कर के मस्जिद में मंदिर तलाश करें? ज़रूरत ही नहीं है इसकी। अगर ऐसा हो जाए तो एक ही ड्यूटी संविधान की लोग मान लें। चलो प्रियम्बल तो ये कह सकते हैं आपकी, वो आगे की चीज़ है जिसका पाठ अभी हम करेंगे, वो आज संभव नहीं है, लेकिन ये तो संभव है। साइंटिफिक टेम्परामेंट तो संभव है, उसे फैलाना। ह्यूमनिज्म तो संभव है। हमारी सदियों से ह्यूमनिज्म की हमको शिक्षा दी जाती है, परोपकाराय सताम विभूतया, पर सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाएंगे आप तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, अधम काम है। लेकिन कितने लोग मानते हैं असतो मां सदगम है, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और ज़रा सा आप सत्य कह दें तो एफआईआर हो जाएगी।
कि भाई झूठ बोल रहे हो प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोल रहे हैं, ये गलत आंकड़े भी आप गलत दे रहे हैं। भूटान में भाषण दे रहे हैं, जितने हवाई अड्डे कांग्रेस के ज़माने में नहीं बने थे, 67 बने थे, हमने 144 बना दिए। वेबसाइट पे जाके देखा एक बंदे ने तो पता लगा 3 बने हैं, 144 बना दिए। ऐसा लंबी फेंकते हैं। वैसे वेद का उच्चारण करेंगे हम, असतो मां सदगमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, फैला रहे हैं अंधकार और प्रार्थना कर रहे हैं तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो सत्य की ओर। भाई देख रहे हैं कहाँ पहुँचा रहे हैं देश को। तो लेकिन यह है कि संघर्ष है, चलेगा, रुका नहीं जा सकता। सत्य कहने वाले भी रहेंगे, कहेंगे, जान पर खेल करके भी कहेंगे, पिटेंगे तो भी कहेंगे, जेल जाएंगे तो भी कहेंगे, कहने वाले तो कहेंगे, क्योंकि अब ये लब हैं आज़ाद तेरे, तो हम अपनी ये बोलने की आज़ादी तो गिरवी नहीं रख सकते। रखेंगे कुछ लोग, डर की वजह से नहीं कह पा रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कहने वाले कहेंगे, हम तो कहेंगे। इसीलिए संगठन है, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं और चाहेंगे भी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित हों, संगठित कार्रवाइयाँ इसी तरह से करें। और बौद्धिक वर्ग हमारा है, हमारी तो ये एकत्रित करने की सिर्फ मुँह से नहीं कह रहे हैं, हम लोग कर्म से भी। हमारे बजरंग जी सारे दलित लेखकों को और उनके संगठन को भी, दलित साहित्य संगठन जो है साहित्य संघ हमारा, वो भी हमारे साथ रहता है। PW के लोगों को भी साथ लाते हैं, भले आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये कोशिश चल रही है, ये तो ऐतिहासिक प्रक्रिया है, चलेगी। आप लोगों से तो यही कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी संगठित होकर के हमारा साथ दें, ज़्यादा लोग आएँ और संगठन के सदस्य बने। अगर आप दलित लेखक संघ के बनना चाहते हैं, दलित लेखक संघ के बने, हमारे बनना चाहते हैं, हमारे यहाँ भी आप बन सकते हैं। दूसरी जगह कहीं काम कर रहे हैं, किसी और साहित्यिक और वैचारिक उसमें वहाँ रहें, लेकिन संगठित ज़रूर हों। असंगठित होना दुश्मनों को बल देना है, मेरा मानना ये है। इसलिए संगठित ज़रूर हों, किस रूप में हों ये आपको आज़ादी है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, और हमारा डेमोक्रेटिक राइट ये है कि हम आपसे निवेदन करें। थैंक यू।